नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके पसंदीदा YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो का रिस्पांस आपके द्वारा बहुत ही अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला। हमें बहुत खुशी हुई, आप लोगों को अच्छा समझ में आए, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा मकसद है। हम एक मकसद को लेकर बच्चों चल रहे हैं, वो ये है कि आपको जितना हो सके इतना अच्छा मैटर आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाया जा सके और एक अच्छी विषय सामग्री जिसको पढ़कर आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा था वो था बाल मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। हमने एक सामान्य से परिचय की बात की थी मनोविज्ञान की, यानी कि मनोविज्ञान की शुरुआत किस प्रकार से हुई। और जो आज हम एक नया टॉपिक यानी कि हम एक सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके हर किसी एग्जाम के अंदर यानी कि शिक्षक भर्ती के जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के अंदर वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या चीज है, ये क्या इसमें क्या पढ़ा जाता है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, तो उन सभी चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विकास को हम अलग से पढ़ेंगे। हमारे सामने दो शब्द जुड़कर आते हैं, एक आता है वृद्धि, जिसे हम मनोविज्ञान की लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं अभिवृद्धि, और एक होता है जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे हम विकास कहते हैं, ग्रोथ या डेवलपमेंट। इन दोनों में अंतर को हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। सुनने और समझने में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे से लगते हैं, परंतु इनमें बहुत सा डिफरेंट है, बहुत सब अंतर पाया जाता है मनोविज्ञान की भाषा के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान हाल ही के अंदर इस बाल विकास को बाल मनोविज्ञान कहा जाने लगा, परंतु इसे पहले क्या बोलते थे, बाल विकास। इसे क्या बोलते थे, बाल विकास। बाल विकास, इसका अर्थ क्या हुआ। तो दोस्तों, इसके अंदर दो शब्द है, बाल और विकास। बाल का अर्थ क्या होता है, बालक से, बालक, और विकास का अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति के परिमाणात्मक और उसके गुणात्मक, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो क्या बना, बाल विकास, उस चीज से बना है बाल विकास। हम जब इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे तब हमें ये पूर्ण रूप से समझ में आएगा कि बाल विकास असल में है क्या। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के अंदर इसकी इस परिभाषा की हम बात करें, इसके अंदर एक बात पहले ध्यान से सुनना, हम इसके अंदर चार अवस्थाओं को पढ़ेंगे। पहली अवस्था जो है हमारी वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था को हम इसकी परिभाषा में जोड़ते हैं, यानी कि गर्भावस्था के जब गर्भावस्था खत्म होती है, या कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, जब इसकी परिभाषा की हम अगर बात करें तो बाल मनोविज्ञान की जो परिभाषा अगर हमारे शब्दों के अंदर हम बात करें तो क्या बनती है, गर्भावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था तक गुणात्मक व परिणामात्मक परिवर्तनों के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती है। क्या परिभाषा बनेगी, गर्भावस्था से लेकर, इसमें दो शब्द है। पहली यहां से याद रखना कि गर्भावस्था, जब बच्चे का जीवन काल प्रारंभ होता है, यानी कि उसका बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है, यानी कि उसकी निर्माण की अवस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक, यानी कि उसकी परिपक्व अवस्था तक उसके गुणात्मक परिवर्तन और उसके परिणामात्मक परिवर्तनों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम
बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसके अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्क। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बर्क की। ये बर्क नाम का एक मनोवैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान की परिभाषा दी, यानी कि सबसे पहले बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। यानी कि आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीधा सा डायरेक्ट अगर आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे, डायरेक्ट बाल मनोविज्ञान से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले बाल मनोविज्ञान की परिभाषा देने वाला बाल मनोवैज्ञानिक कौन था। तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान की परिभाषा देने वाला व्यक्ति जो था वो था बर्क। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, वो है पेस्टालॉजी। फिर हम बात करते हैं पेस्टालॉजी की। पेस्टालॉजी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के ऊपर, ये जो सबसे पहले और सबसे ये जो 13 ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने नजर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न ये पूछा है सबसे पहले उसका आविष्कार किसने किया, सबसे पहले परिभाषा किसने दी, सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। तो सबसे पहले मतलब वैज्ञानिक अध्ययन, ये मनोविज्ञान के अंदर ये बहुत चीजें अहम रहती है। सबसे पहले से चीज जुड़ जाती है जिस चीज के आगे, वो मनोविज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि पेस्टालॉजी वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। बाल मनोविज्ञान पे सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था, वो था पेस्टालॉजी। बाल मनोविज्ञान पे सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि एक लैब की सहायता से, यानी कि मनोविज्ञान के सामान्य परिचय को जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन कहाँ हुआ था, लिप्निंग नामक शहर में की प्रयोगशाला की शुरुआत हुई थी, यानी कि उस प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। उसी तरीके से बाल मनोविज्ञान के ऊपर करीबन 16वीं सदी के आसपास इस मनोवैज्ञानिक ने, पेस्टालॉजी ने बाल मनोविज्ञान के ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। और ये जो वैज्ञानिक अध्ययन इसने किया था वो अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर इसने अध्ययन किया था। और इस दौरान यानी कि पेस्टालॉजी ने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसका किया, बाल मनोविज्ञान का किया। और किस चीज के ऊपर किया, यानी किसके ऊपर किया, तो वो था इसका 3.5 वर्षीय पुत्र, खुद इसका स्वयं का 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर इसने अध्ययन किया था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेस्टालॉजी ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान कौन सी पुस्तक की रचना की थी। तो ये प्रश्न बनता है कि पेस्टालॉजी ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान किस पुस्तक की रचना की थी। जो पुस्तक थी वो थी बेबी बायोग्राफी। जो पुस्तक का नाम था इसकी वो थी बेबी बायोग्राफी नामक एक पुस्तक की रचना पेस्टालॉजी ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान ये पुस्तक इसने लिखी थी। और एक विस्तृत रूप, बाल मनोविज्ञान का एक विस्तृत रूप हमें प्रस्तुत किया, हमारे सामने रखा, हमें पढ़ने को दिया। तो इसलिए इसका अहम योगदान रहता है पेस्टालॉजी का। दोस्तों यहाँ तक अपना स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहो तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बाल मनोविज्ञान के ऊपर सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। और यह प्रश्न पूछा गया है, बाल मनोविज्ञान के ऊपर सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण, सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। तो ये प्रश्न आपका सीधा एक डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि सबसे पहले बाल मनोविज्ञान पर प्रश्नावली का निर्माण। प्रश्नावली क्या होती है, किसी विषय वस्तु के बारे में हम जब विस्तृत अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जब जनसंख्या के ऊपर जब कुछ ऐसा अध्ययन करने के लिए जब कुछ लोग आते हैं तो कोई पेज लेकर रखते हैं। उस पेज पे क्या कई प्रकार के प्रश्न होते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप
क्या रोजगार करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टिक करना होता है या लिख कर कुछ आंसर देना होता है एक शब्द के अंदर, या कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना होता है। तो वो दोस्तों वो होती है हमारी प्रश्नावली होती है। तो उस प्रश्नावली का निर्माण, ऐसी एक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, वो व्यक्ति था स्टैनले होल। स्टैनले होल, ये स्टैनले होल जो था, इसने सबसे पहले यानी कि पेस्टालॉजी ने जो विस्तृत रूप प्रस्तुत किया था हमारे सामने बाल मनोविज्ञान का, उससे भी ज्यादा विस्तृत रूप इस पेस्टालॉजी ने हमारे सामने इस बाल मनोविज्ञान का रखा, इसलिए इसका योगदान उस पेस्टालॉजी से भी ज्यादा हो गया। तो इसलिए इसको स्टैनले होल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, वो है स्टैनले होल। इसी तरीके से मनोविज्ञान का जनक हमसे अगर पूछ लिया जाए तो अरस्तु है, उसमें आधुनिक जनक कौन है। तो इस प्रकार से आपसे बाल मनोविज्ञान का जनक भी अगर पूछा जाए तो बाल मनोविज्ञान का जो जनक है वो स्टैनले होल है। अब यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। कई बार क्या प्रश्न, हम लोगों की आदत क्या होती है दोस्तों कि हम लोग क्या प्रश्न पढ़ते नहीं है, सीधा उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं और हम वहां मात खा जाते हैं। यहाँ दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक होता है मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किस व्यक्ति ने किया, हो गया ना थोड़ा सा अलग। इसमें बाल जुड़ा हुआ है, मनोवैज्ञानिक तो इसमें भी है, मनोविज्ञान तो इसमें भी है, तो इसमें बाल जोड़ दिया तो ये स्टैनले होल बन गया इसका पहला प्रश्नावली का निर्माण करने वाला। अगर ये बाल हटा के सीधा पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान पर प्रश्नावली का निर्माण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो सबसे पहला व्यक्ति जो मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण, मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण आर.एस. वुडवर्थ ने किया था। इसने किया, आर.एस. वुडवर्थ ने किया। यानी कि दो प्रश्न यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हमें कतई नहीं होना है। हमें सीधा सीधा याद रखना है कि बाल मनोविज्ञान की जब बात आती है तो बाल मनोविज्ञान के ऊपर प्रश्नावली का निर्माण स्टैनले होल ने किया था। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान के ऊपर प्रश्नावली का निर्माण किस व्यक्ति ने किया, तो मनोविज्ञान पे प्रश्नावली का निर्माण किया था आर.एस. वुडवर्थ ने। तो ये दो प्रश्न हमारे यहाँ क्लियर होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं 19वीं सदी की। 19वीं सदी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था टैन। टैन होता है ना, टैन इसका नाम था। इस व्यक्ति ने सबसे पहले क्या मतलब, इस व्यक्ति ने 19वीं सदी के अंदर एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था, यानी कि अब हमारे सामने बाल मनोविज्ञान की दूसरी पुस्तक का नाम आ रहा है। पहली पुस्तक बेबी बायोग्राफी किसने लिखी थी, पेस्टालॉजी ने लिखी थी। और जो दूसरी पुस्तक जो हमारे सामने आई है बाल मनोविज्ञान की, वो है इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक की रचना किस व्यक्ति ने की थी, तो वो व्यक्ति था ये टैन। यानी कि अब हमारे सामने बाल मनोविज्ञान की एक एक चीज को क्लियर करो। सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी बाल मनोविज्ञान के अंदर, वो थी बेबी बायोग्राफी, जिसे किसने लिखा था, पेस्टालॉजी ने, वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर, ठीक है। दूसरी पुस्तक 19वीं सदी में टैन ने लिखा। टैन ने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम था, इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि दो पुस्तकें हमारी क्लियर हो चुकी है। पुस्तकों का बहुत ही महत्व रहता है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान के अंदर वैज्ञानिक और उनकी पुस्तकें और उनके अध्ययन, ये बहुत ही आएंगे और बहुत ही आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों दो पुस्तकें क्लियर हो गई। अब जो हमारे सामने अगली जो पुस्तक का नाम है वो है डार्विन की। डार्विन में जो व्यक्ति था जिसने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट,
इन्फेंट का अर्थ गर्भावस्था से होता है। तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक एक पुस्तक की रचना की थी डार्विन ने। 19वीं सदी के अंत यानी 19वीं सदी के आसपास ही इस व्यक्ति ने, इनका सन नहीं मिलता कहीं पे भी, क्योंकि डार्विन ने बायोग्राफिकल, अब जो हमारे सामने जो तीसरी पुस्तक बाल मनोविज्ञान की आ रही है वो ये है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। ये हमारी 3 नंबर पुस्तक होगी, बुक होगी बाल मनोविज्ञान की। पहली पुस्तक आप याद करते रहो, एक साथ हमें याद यहीं पे याद करना है, हमें बाद में नहीं पढ़ना है, हमें साथ साथ चीजों को याद करना है और साथ साथ चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो पहली पुस्तक पेस्टोलॉजी में बायोग्राफिकल बेबी बायोग्राफी। दूसरी पुस्तक जो हमारी थी वो 10 की थी, इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तीसरी पुस्तक डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक एक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे 1909 के अंदर। 1909 के अंदर अब बात आती है निर्देशन केंद्र की। वैज्ञानिक अध्ययन तो उस व्यक्ति ने कर दिया था, पेस्टोलॉजी ने शुरू। अब इसके निर्देशन केंद्र की जरूरत होगी कि जिसके अंदर अनेकों प्रकार के बाल मनोविज्ञान के ऊपर अध्ययन शुरू किए जा सके। बाल मनोविज्ञान के यानी कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के अंदर क्या होता है, अनेकों प्रकार की लैब होती है जगह जगह पे। उन लैब के अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर सबसे उस मटेरियल के ऊपर या उस विज्ञान के किसी सिद्धांत के ऊपर बार बार अध्ययन किया जाता है और नई नई चीजों को खोजा जाता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान के अंदर भी अध्ययन के लिए कोई निर्देशन केंद्र या एक इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ी। तो 1909 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हिली। विलियम हिली ने शिकागो शहर के अंदर जुबेनाइल या शिकागो शहर के अंदर पहला निर्देशन केंद्र और इसे क्या बोला जाता है, जुबेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट। जुबेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट की रचना या का निर्माण करवाया। यानी कि 1909 के अंदर विलियम हिली के द्वारा शिकागो शहर के अंदर पहला निर्देशन केंद्र और जुबेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट, ये दो चीजें हैं, अलग अलग है। पहला निर्देशन केंद्र शिकागो के अंदर और दूसरा जुबेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट। इन दोनों का निर्माण किसने कराया, इस 1909 के अंदर इस विलियम हिली ने करवाया। अब बात आती है ये तो विदेशों की, अब बात करते हैं हम हमारे इंडिया की, कि इंडिया के अंदर इस बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन कब प्रारंभ हुआ। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ था वो 1930 के अंदर हुआ। 1930 के अंदर सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के ऊपर जो अध्ययन की शुरुआत जो हुई थी इंडिया के अंदर, वो 1930 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट बच्चों। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में बता देना, आपको दोबारा चीजें ये क्लियर हो। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें बार बार आएगी और इनको हम बार बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ लिया उसके बाद में इन चीजों का कहीं महत्व नहीं होगा। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर चीज का अपना एक महत्व होता है। आज ये चीजें पढ़ी है और आगे जब हम नए नए टॉपिक पढ़ेंगे तो उन टॉपिक के अंदर भी क्या इनका बहुत सा महत्व रहेगा। तो ये चीजें बार बार आने वाली है, इसलिए आपको अच्छे से इन चीजों को यहीं पे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और फिर आगे बढ़ना है। आपको नहीं समझ में बार बार वीडियो देखिए। वीडियो देखने का एक तरीका ये मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को देखिए। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप वीडियो को 28 बार देख जाओगे ना, कम से कम 28 बार, तो आप इस चीज को जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एक चीज का एक आपके दिमाग में एक माइंड सेट कर लीजिए कि हमें किसी चीज को बार बार पढ़ना है। हमें ये नहीं, अगर हमें वो चीज याद हो चुकी है तो भी हमें वो चीज बार बार पढ़नी है। और जब बार बार हम उस चीज को पढ़ते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम उस चीज को हमेशा के लिए याद कर जाते हैं। तो इसी प्रकार जब थार्नडाइक ने जब अपना अध्ययन किया था इस मनोविज्ञान के अंदर अधिगम टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो उसने भी क्या किया था, एक बिल्ली से बार बार अभ्यास करवाया और वो बिल्ली उस पिंजरे को खोलना जान गई कि ये पिंजरा कैसे खुलेगा। यानी कि एक बिल्ली जब अपने अभ्यास के दौरान उस चीज को सीख सकती है तो हम तो मानव है और हमको बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और हम फिर आगे बढ़ते हैं, परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे अब। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं परिभाषाएं, बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं। उसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा के अंदर हमने सबसे पहले जो हमें बाल मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी वो व्यक्ति था बर्क। और बर्क ने क्या कहा कि एक बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर एक व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि सबसे पहली जो परिभाषा हमें बर्क ने जो बाल मनोविज्ञान की दी थी वो ये परिभाषा थी कि एक व्यक्ति यानी कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर एक व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से उसकी परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ प्रश्न किस तरह से आता है वो ध्यान देना। यहाँ प्रश्न जो आएगा वो ये आएगा कि आपको ये परिभाषा दे दी जाएगी कि एक व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये कथन किसका है या ये परिभाषा किसकी है? तो इस तरह से आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी और आपको कई तरीके के नाम, जैसे बर्क एक दे दिया जेम्स ट्रेवर, एक दे दिया क्रो एंड क्रो, एक दे दिया आइजेंक। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बात कहने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है। तो वो व्यक्ति कौन होगा? बर्क होगा। यानी बर्क ने जो परिभाषा दी दोस्तों वो ये थी, व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले अध्ययन को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। जन्म पूर्व अवस्था कौन सी होती है हमारी? जब एक बच्चे का निर्माण होता है एक माँ के पेट में, यानी कि जब हमारी गर्भावस्था चल रही होती है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं। और परिपक्व अवस्था क्या होती है? जब हमारा सामाजिक यानी कि हमारे जितने भी पक्ष है उन सभी पक्षों का जब निर्माण पूर्ण हो जाता है या जिन पक्षों का विकास हो जाता है उसके बाद जो अवस्था स्टार्ट होती है यानी कि हमारी किशोरावस्था, उस अवस्था तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट मनोविज्ञानिक है वो है क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है दोस्तों वो है, विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक के अंत तक किया जाता है। यानी कि क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है, विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान कहा जाता है या विकास की संज्ञा दी जाती है। यानी कि क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, कि विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ यानी कि गर्भकाल के ये कहता है कि हर मनोविज्ञान की अलग अलग भाषा होगी, कहने का तरीका वो, ये बातें वही होगी, अर्थ उनका वही निकलेगा, बस कहने का तरीका, तजुर्बा जो है इनका वो थोड़ा सा वहां पे ज्यादा या कम हो जाता है। इस कारण के शब्दों में थोड़ी सी हेरफेर हो जाती है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें वही है। तो यहाँ ये क्या कहता है क्रो एंड क्रो कि गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था यानी कि जब हमारी किशोरावस्था शुरू होती है तब तक हम जिस चीज का अध्ययन करते हैं तो वो दोस्तों बाल मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद जो अगली परिभाषा, यहाँ तक आपकी क्लियर हुई कि बर्क की जो परिभाषा है वो है व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं।
क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और उसके बाद जो अगली परिभाषा है वो है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर को हमने सामान्य परिचय के अंदर पढ़ा था, जिसने व्यवहार की परिभाषा दी थी, और यही व्यक्ति यहाँ पे बाल मनोविज्ञान की परिभाषा भी देता है। इसने क्या कहा कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। यानी कि ये क्या कहता है जेम्स ड्रेवर कि जन्म से परिपक्व अवस्था, ये भी वही बात कह रहा है कि जन्म से यानी कि गर्भावस्था के बाद जैसे हमारा जन्म होता है, हम शिशुअवस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय से लेकर परिपक्व अवस्था तक यानी कि हमारी किशोरावस्था तक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, मनोवैज्ञानिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, हमारी शिशुअवस्था, हमारा शारीरिक विकास, हमारा मानसिक विकास, हमारा सामाजिक विकास, हमारा संवेगात्मक विकास, हमारा नैतिक विकास, जितने भी हमारे विकास के हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रियाएं कहलाती है। और उन मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के विकास का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये परिभाषा क्या बनी जेम्स ड्रेवर की कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये परिभाषा थी हमारे जेम्स ड्रेवर की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास के अंतर में। ये तो हमारी परिभाषाएं थी, जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो मेन परिभाषाएं हैं वो आपको मैंने यहाँ बताई है। ठीक है, ऐसे तो बहुत परिभाषाएं हैं, पर दोस्तों ज्यादातर इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे ये परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाएगा। इसके बाद में जो अगली परिभाषा है, वो अगली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो हम अभिवृद्धि और विकास के अंदर, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर को। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास क्या चीज है, अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। सबसे पहले बात करते हैं अभिवृद्धि की। तो अभिवृद्धि क्या चीज है दोस्तों, जिस शब्द को हम वृद्धि कहते हैं हमारी भाषा में, वही चीज क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, अभिवृद्धि कहलाती है। और विकास क्या है, डेवलपमेंट, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ, और इसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। इन दोनों का ये अर्थ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन दोनों में अंतर की, कि अभिवृद्धि क्या है और विकास में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं अभिवृद्धि को। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं विकास। सबसे पहले अभिवृद्धि के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो है संकीर्ण, यानी कि जो अभिवृद्धि है वो हमारी संकीर्ण होती है, यानी कि छोटी होती है, एक सीमित समय में होती है। अभिवृद्धि का मतलब जो हमारी वृद्धि होगी वो एक समय तक होगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, यानी कि जब हमारा जन्म होता है तब से हमारी वृद्धि स्टार्ट होती है, यानी कि गर्भ काल से हमारी वृद्धि होना शुरू होती है। शरीर के अंगों के अंदर अगर कोई बदलाव होता है आपके, जैसे देखिए हम जब छोटे थे तो हमारे हाथ पैर बिल्कुल छोटे छोटे थे, तब हम जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमारे अंदर विकास हुआ, हमारे अंदर ग्रोथ हुई हमारे शरीर के अंदर, तो क्या हुआ, हमारे शरीर के अंगों का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ गया तो वो एक निश्चित समय तक बढ़ेगा। ठीक है, वो एक संकीर्ण मात्रा में बढ़ेगा, एक छोटे रूप में बढ़ेगा, यानी कि एक समय तक बढ़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि जिंदगी भर हमारे हाथ पैर बढ़ते ही जाएंगे, हमारे शरीर के अंगों का विकास होता रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी, ऐसा नहीं होता।
एक निश्चित समय तक जाकर वो चीजें रुक जाती है, तो वो चीज क्या है, संकीर्ण है। यानी कि अभिवृद्धि जो है वो बिल्कुल संकीर्ण होती है, छोटी होती है, एक समय तक होती है। परंतु जो विकास है वो व्यापक होता है। परंतु विकास जो है वो व्यापक होता है, विकास का कोई अंत नहीं होता। विकास जो है वो जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है। यानी कि डेवलपमेंट हम शरीर के अंदर करते रहते हैं। डेवलपमेंट का क्या अर्थ है कि हम किसी भी चीज के अंदर कुछ भी डेवलप करेंगे तो वो हमारा विकास है। यानी विकास को कोई अंत नहीं है, वो मृत्यु तक, लास्ट अंतिम क्षण के अंदर भी आप कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे तो वो भी एक क्या है, आपका विकास है। अगर जाते जाते भी अगर आपके कान के अंदर कुछ शब्द पड़ गए तो वो भी आप सीख गए तो वो भी आपका क्या है, विकास कहलाता है। क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं होता, वो व्यापक होता है। परंतु अभिवृद्धि का एक समय होता है, उसके आगे अभिवृद्धि कभी नहीं बढ़ती। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, इसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय होता है। परंतु ये कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। यानी कि विकास जो है वो हमारा मृत्यु तक चलता है। ठीक है, हमने पहले भी बात की कि ये संकीर्ण है और ये व्यापक है। व्यापक है तो ये अंत तक चलेगा। यानी कि जब तक हम इस धरती के ऊपर इस मानव जीवन में जी रहे हैं तब तक हमारे साथ ये विकास जो है, हमारे जो डेवलपमेंट है वो हमारे साथ चलता रहेगा। परंतु अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय में जाकर आपकी रुक जाएगी। आपके शरीर के अंगों के अंदर अगर कोई विकास हो रहा है या ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ क्या एक समय में जाकर रुक जाएगी। ठीक है, अब आपकी हाइट बढ़ रहा है, हाइट ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ सकती है, 6 फुट बढ़ जाएगी, उससे आगे तो नहीं बढ़नी। ये तो नहीं है कि वो हाइट जो है आपकी हमेशा उम्र मृत्यु तक आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक वो आपकी हाइट बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हाइट जो है वो हमारी एक निश्चित समय तक बढ़ती है, एक उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। परंतु ये जो विकास के अंदर जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट क्या रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं। इसलिए इसका एक निश्चित समय होता है, परंतु इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, ये मृत्यु तक होता है विकास। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस भार में परिवर्तन, भार में परिवर्तन। पर इसके अंदर क्या होता है, विकास के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई और भार के अलावा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस भार के अलावा इसके अंदर क्या होता है, जब आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपकी चौड़ाई बढ़ेगी और आपका भार बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी कार्य क्षमता के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। देखा होगा जब आप छोटे थे तो आपसे 1 किलो वजन भी नहीं उठता था। जब हम 2 या 3 साल के थे तो 1 किलो वजन भी हमसे उठाने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। परंतु आज जब हम 25-26 साल के हो गए तो हमारे साथ 50 किलो वजन भी हमारे लिए एक आसान सी बात हो जाती है, हम उठा सकते हैं। 50 किलो तक वजन हम उठा सकते हैं। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, कैसे हुआ, क्योंकि आपकी लंबाई बढ़ी, आपके अंदर ग्रोथ हुई, आपकी लंबाई बढ़ी, आपकी चौड़ाई बढ़ी और आपके शरीर का भार बढ़ा है। और इन तीनों चीजों के बढ़ने के कारण क्या हुआ, आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, पहले आप जो काम, पहले एक बच्चे को, जब एक छोटे बच्चे को, यानी कि जब प्राइमरी सेक्शन के अंदर हम एक बच्चे को एक पूरा पेज याद करने के लिए अगर हम उसे दे दें तो वो बच्चा उस चीज को याद नहीं कर पाएगा, वो चीज उसके लिए क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। परंतु आज आपके लिए एक पूरा चैप्टर याद करना आसान है। क्यों? क्योंकि आपकी लंबाई चौड़ाई भार और आपके अंदर क्या हुआ है, आपकी ग्रोथ हुआ है, आपके शरीर में क्या हुआ, शारीरिक ग्रोथ हुई है, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी कार्य क्षमता के अंदर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये विकास होता है। यानी कि अगर आपके लंबाई चौड़ाई भार या किसी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होता है आपके अंदर, कोई भी शारीरिक परिवर्तन अगर आपके अंदर होता है, शारीरिक परिवर्तन मतलब जो परिवर्तन आपके शरीर से जुड़े होते हैं, यानी कि अगर आपकी लंबाई चौड़ाई भार ये क्या है, शारीरिक परिवर्तन है, तो इनके अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या है, अभिवृद्धि है। परंतु शारीरिक परिवर्तन के अलावा भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के पक्ष होते हैं। शारीरिक परिवर्तन के अलावा कौन कौन से पक्ष होते हैं, वो ये है संज्ञानात्मक पक्ष, जो हमारे सामाजिक भी आता है उसमें, जिसमें हमारा नैतिक विकास भी आता है, हमारा भाषाई विकास भी आता है, हमारा मानसिक विकास भी आता है। और इन सभी पक्षों के अंदर अगर आपके परिवर्तन होता है,
यानी कि एक व्यक्ति का सामाजिक विकास क्या है, उसका उम्र तक होगा। यानी कि जैसे जैसे वो समाज के अंदर घुलेगा मिलेगा, उन लोगों से, अनेक प्रकार के लोगों से जब बात करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर सामाजिकता बदलती रहेगी। उसकी नैतिकता का मतलब क्या होता है, जो हमारा आचरण है, हमारा आचरण ऐसा नहीं है कि आज जो हमारा आचरण है वो हमेशा रहेगा। हमारे आचरण के अंदर, हमारी नैतिकता के अंदर क्या है कि जीवन भर में क्या है कि अनेकों प्रकार के बदलाव आते हैं। भाषाई विकास की अगर हम बात करें तो भाषाई विकास जो होता है दोस्तों, भाषाई विकास क्या है, हमारा बदलता रहता है। अंतिम क्षण के अंदर भी हम कोई अगर शब्द, कोई भाषा का कोई शब्द सीख कर चले जा सकते हैं, परंतु इसके अंदर सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होगा। विकास के अंदर ये सारे पक्ष होंगे जो मृत्यु तक चलते हैं हमारे अंदर। इस शारीरिक पक्ष को छोड़कर जितने भी पक्ष हैं हमारे, अगर आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, अगर आपके प्रश्न में अगर शारीरिक परिवर्तन के बारे में पूछा जाए तो सीधा सीधा जवाब आपको अभिवृद्धि देना है। अगर किसी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन है तो वो क्या है, अभिवृद्धि है। अगर शारीरिक परिवर्तन को छोड़कर कोई भी अन्य परिवर्तन अगर आपके जीवन में होता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। यहां तक समझ में आया। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, संख्यात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है, संख्यात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसके अंदर संख्यात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है, परंतु विकास के अंदर संख्यात्मक के साथ साथ प्लस गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। गुणात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो काम आप पहले नहीं कर पाते थे, अगर वो काम आज की आप प्रेजेंट स्थिति के अंदर अगर वो काम अगर आप कर पा रहे हो तो वो काम क्या है, आपका गुणात्मक परिवर्तन है। आपके गुणों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यानी कि जब बचपन में हम जब छोटे थे तो हमें, जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे 1 किलो वजन हम पहले नहीं उठा पाते थे, आज हम 50 किलो तक वजन उठा पा रहे हैं। तो क्या हुआ, आपके गुणों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना। तो जो काम आप पहले नहीं कर पाते थे, ये काम आप पहले नहीं कर पाते थे ना, आज अब ये काम कर पा रहे हो, तो ये क्या है, आपका गुणात्मक परिवर्तन है। और ये अगर ऐसा कोई परिवर्तन अगर आपका होता है तो उसमें कार्य क्षमता का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जहां कार्य क्षमता का योगदान होता है दोस्तों, वहां क्या होता है, विकास होता है। इसलिए अगर गुणात्मक परिवर्तन की अगर कोई बात आती है तो वहां क्या होगा, विकास होगा। परंतु संख्यात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की अगर बात आती है तो वो क्या होगा, अभिवृद्धि। संख्यात्मक मतलब संख्या के अंदर अगर परिवर्तन होता है, हमारा संख्या के अंदर, जैसे हम अगर हमारी हाइट की बात करें तो हाइट हमारी संख्या के अंदर है, आज 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट या 5 फुट बढ़ गई, यानी कि हम उसे मात्रा के अंदर तोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा अभिवृद्धि है। और इसमें गुणात्मक परिवर्तनों को देखा जाता है, गुणों को देखा जाता है कि गुणों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो वो विकास होता है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे, अभिवृद्धि जो होती है वो हमारे शरीर का बाह्य स्वरूप होती है। अभिवृद्धि जो होती है वो हमारे शरीर का बाह्य स्वरूप होती है। यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन क्या है, हमें बाहर के बाहरी परिवेश में हमें वो नजर आएगा। यानी कि अगर आपके बाहर में परिवर्तन होता है तो आपके शरीर के अंदर दिख जाएगा कि इस व्यक्ति का बाहर बढ़ा है, यानी कि इसमें मोटापा है। अगर आपकी लंबाई ग्रोथ हुई है तो ग्रोथ, लंबाई में बढ़ोतरी हुई है तो दोस्तों वो लंबाई आपकी बढ़ी हुई नजर आएगी। चौड़ाई में परिवर्तन हुआ है तो चौड़ाई भी आपकी बढ़ी हुई नजर आएगी। यानी कि इसके अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी क्या है, बाहरी परिवेश के अंदर होते हैं और वो हमें नजर आ जाते हैं। परंतु अब विकास के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाहरी बाह्य परिवर्तन के साथ प्लस इसके अंदर आंतरिक परिवर्तन होते हैं। आंतरिक परिवर्तन यानी कि अगर हमारा कोई भी विकास मानसिक है, मानसिक विकास, यानी कि एक व्यक्ति को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से कितना परिपक्व है, नहीं बता सकते ना, तो वो उसका आंतरिक परिवर्तन होता है कि जो चीज अंदर है, जिसके आप ये कह सकते हैं कि किसी के बोलने पर ही आपको ये चीज पता लगेगी कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, तो आप उसे देखकर नहीं बता सकते कि वो कितना पढ़ा लिखा है। यानी कि वो उसकी आंतरिक चीज है, उसके गुणों को, उसके नैतिकता को आप नहीं समझ सकते जब तक वो व्यक्ति आपके सामने अपनी बात नहीं रखेगा, तब तक आप उसके सामने उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि उसके गुणों का रूप क्या है, आंतरिक है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। परंतु अभिवृद्धि के अंदर बाह्य स्वरूप होता है और विकास के अंदर क्या होता है, आंतरिक रूप होता है, इसलिए इन दोनों में ये थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, मापा व तोला जा सकता है, मापा व तोला जा सकता है।
परंतु विकास को मापा तोला नहीं जा सकता। विकास को मापा तोला नहीं जा सकता, मापा तोला नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम किसी व्यक्ति की अगर लंबाई बढ़ी है तो उसे हम तोल सकते हैं कि इस व्यक्ति की पहले लंबाई कितनी थी और अब लंबाई कितनी है, उसके अंदर कितनी कितनी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ को हम आंकड़ों के माध्यम से जान सकते हैं, परंतु विकास को नहीं। अब ये नहीं कह सकते इसके अंदर इतना सामाजिक विकास हो गया, इतना फुट, इतना किलो इसके अंदर ये सामाजिक विकास हुआ, ऐसी कोई बात हम नहीं कह सकते ना। तो इसलिए इसको माप तोल नहीं सकते। इसे अब आप कहोगे कि विकास को हम किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को तो माप सकते हैं। ये प्रश्न सभी के दिमाग में आता है। कईयों ने मेरे से पूछा कि विकास को तो सर अपने आईक्यू लेवल की जब बात करते हैं कि आईक्यू लेवल इस व्यक्ति का उतना है तो वो कैसे मापा। तो दोस्तों वो चीज अलग होती है। विकास को मापने के लिए एक अध्ययन की आवश्यकता होती है। उस अध्ययन के माध्यम से हर व्यक्ति नहीं माप सकता, आप और हम नहीं माप सकते, हमें उस लेब की सहायता लेनी पड़ेगी मापने के लिए। परंतु विकास को कोई भी हेरा गेरा माप सकता है, इसलिए ये इसे मापा तोला जा सकता है। पर इसके लिए क्या कहा जाता है कि इसे मापा तोला नहीं जा सकता। अब हम बात करेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट लो आप। इसके बाद एक छोटी सी बात रहती है विकास और इसके अंदर अभिवृद्धि के अंदर, वो ये है कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कई बार, अभिवृद्धि में विकास निहित का मतलब क्या होता है, शामिल, निहित नहीं होता, परंतु विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, वृद्धि निहित होती है। कैसे होती है, देखो कि जब हम अभिवृद्धि की जब हम बात कर रहे थे कि हम जैसे इस शारीरिक पक्ष को लेते हैं तो इसके अंदर अकेला शारीरिक पक्ष है, ये एक पक्षीय है, परंतु ये बहुपक्षीय है, क्योंकि इसके अंदर जो वृद्धि के अंदर जो चीजें हुई है वो वृद्धि में इसमें भी शामिल हो जाती है। यानी कि जब हम सभी पक्षों की बात करते हैं तो उसमें ये शारीरिक पक्ष भी शामिल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि अभिवृद्धि जो है वो इसके अंदर जाके शामिल हो जाती है, परंतु ये विकास जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता कभी भी। कहीं पे भी हमने ये नहीं लिखा कि गुणात्मक परिवर्तन यहाँ होता है। इसीलिए हम पहले अभिवृद्धि को पढ़ने के बाद ही विकास को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का पहले ग्रोथ होती है, फिर उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। इसलिए इसके अंदर वृद्धि निहित नहीं होती, इसके अंदर अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, इसके अंदर वृद्धि निहित होती है। ये फर्क है इन दोनों के अंदर दोस्तों, ठीक है। ये हुआ अभिवृद्धि और विकास, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया दोस्तों। ये था हमारा आज का टॉपिक, अभिवृद्धि और विकास के अंदर हमने बाल मनोविज्ञान के एक परिचय को पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा कि जो अगली वीडियो जो अगर हमारी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नया, इससे आगे नया टॉपिक लेकर, जिसके अंदर हम विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे, जब एक बच्चे की अवस्था किस प्रकार से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।